हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रजनीकांत साहू और मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूँ 11th मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले तो आप सभी जो है बधाई के पात्र हैं कि आपने मैथ्स फील्ड को चूज किया है। तो आपने मैथ्स फील्ड को चूज किया है मतलब यह जरूरी है कि आपको जो है मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट होगा और मैथ्स आपको अच्छा लगता होगा। और एक जो है श्लोक है, आप शायद जानते होंगे, क्या है? यथा शिखा मयूराणाम नागाणाम मणियो यथा तद वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धनि वर्तते। जिसका अर्थ क्या होता है कि जिस प्रकार मयूर के शिखा जो है सबसे ऊपर होता है, सर्वोच्च रहता है मयूर का जो शिखा है, और जिस प्रकार जो है नागों में जो मणि वाले नाग होते हैं वो जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, उसी प्रकार वेदों और शास्त्रों में गणित का स्थान सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपर माना गया है। तो हो गया आप लोग को गणित के प्रति जो है इंटरेस्ट दिलाने वाली बात। और मैं बताना चाहूंगा, जो हम 10th लेवल तक का गणित पढ़ते हैं वो क्या गणित कहलाता है? व्यवहारिक गणित कहलाता है, जो हमारे जीवन से रिलेटेड होते हैं या जीवन में जो है या कामों में जो है यूज होता है, ठीक है। और जैसे ही हम 11वीं कक्षा आते हैं या 11वीं से आगे की पढ़ाई करते हैं तो ये जो मैथमेटिक्स है क्या कहलाती है भाई? हायर मैथमेटिक्स कहलाती है, ठीक है, उच्चतर गणित कहलाती है। तो ये उच्चतर जो गणित है वो जो है हमारे निजी लाइफ में तो काम नहीं आता, परंतु जब हम आगे की पढ़ाई करते हैं या गणित सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए काम आता है। तो आप लोग गणित तो पढ़ के आए हो 10वीं तक, तो मैं आज की क्लास में आप सभी को 10वीं तक के जो बेसिक गणित है उनके बारे में फिर से बताना चाहूंगा, ताकि जो 11वीं में उसके यूज हो तो आपको कठिनाई महसूस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज संख्या पद्धति। संख्या पद्धति को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो इससे पहले अंक देखिए, अंक क्या होता है? अंक या इसको क्या बोलते हैं? डिजिट। अंक या डिजिट। तो हम कितने अंक पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं 10 अंकों के बारे में जानते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 और ये 0 मिला के 10। तो 10 अंक के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो अंक क्या होता है? अंक जो है एक सिंबॉलिक या जो है एक चिन्ह होता है, जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? संख्या बनाने के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं संख्या। संख्या क्या होता है भाई? संख्या, संख्या मतलब नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। और नंबर क्या होता है? तो इन्हीं अंकों या इन्हीं चिन्हों के यूज करके या उपयोग करके संख्या का निर्माण होता है, चाहे वो 1 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 555 हो, चाहे 999 हो। कोई भी संख्या जो है इन्हीं अंकों, इन्हीं डिजिट से मिलकर क्या बनता है? संख्या बनता है। और इन संख्या को जो है कई प्रकार के अलग अलग पद्धति में बांटा गया है, ठीक है। तो जैसे देखते हैं, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम एक होता है बाइनरी। बाइनरी को हम लोग बोलते हैं द्विधारी, द्विधारी पद्धति, ठीक, या द्विधारी पद्धति होता है। इसमें हम केवल 2 सिंबल का यूज करते हैं, 0 और 1। और ये कहां होता है जी? ये कंप्यूटर में यूज होता है, केवल 0 और 1। इन्हीं 2 चिन्हों का यूज करके जो है जितने भी अंक हैं, जैसे 10 के लिए
10 के लिए 1010 करके यूज होता है। तो ये कंप्यूटर भाषा में कहा होता है बाइनरी जो सिस्टम है। और क्या आता है, टर्नरी आता है, त्रिधारी आता है। टर्नरी आता है, इसको बोलते हैं त्रिधारी पद्धति। इसमें केवल 3 जो डिजिट है उसका यूज होता है और इन्हीं 3 डिजिट से ही हर संख्या का निर्माण किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है, टर्नरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार से और कई सारे होते हैं, जैसे और होता है ऑक्टल। इसमें क्या करते हैं, ऑक्टल में 8 चिन्ह का ही यूज करते हैं, मतलब 0 1 2 इस प्रकार से 7 तक, 7 और 1 8 हो गया, ऑक्टल में यूज करते हैं। ये तो आप लोग के काम कर रही है, सिर्फ बता रहा हूं कि क्या क्या होता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, हम लोग जो यूज करते हैं वो नंबर सिस्टम है डेसिमल। ठीक, हम लोग यूज करते हैं डेसिमल। ठीक, और डेसिमल को क्या बोलते हैं जी, दाशमिक। क्या बोलते हैं, दाशमिक संख्या प्रणाली या पद्धति, इसका यूज हम लोग करते हैं। इसमें कितने अंक का यूज करते हैं, तो 0 1 2 कहां तक, तो 9 तक। ठीक है, तो ये यूज करते हैं 0 1 2 कहां तक, 9 तक। तो ये 9 हो गया और 0 मिला के 10। तो इन्हीं 10 अंक से मिलकर प्रत्येक संख्या बनती है, जो किस पद्धति में होता है, दाशमिक या डेसिमल पद्धति। ठीक है, अब डेसिमल पद्धति में जितने अंक है वो सब तो बनते हैं, जो 9 अंक है उनसे मिलकर क्या है, जितने भी संख्या है वो बनते हैं। अब देखते हैं जो संख्या बनते हैं, बहुत सारे संख्या बनते हैं, तो उन संख्या को भी कई प्रकार के भागों में बांटा गया है। ठीक है, कई प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो उसके लिए कौन से प्रकार में बांटा गया है वो देखते हैं। तो संख्या के प्रकार, भाई संख्या के प्रकार, तो संख्या को कई प्रकार के भाग में बांटा गया है। तो पहला देखते हैं प्राकृत संख्या। ठीक, प्राकृत संख्या, इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, और इसको जो है n से डिनोट करते हैं जी, n से। ठीक है, मतलब प्रदर्शित किया जाता है, 1 लिख दिया जाएगा, मतलब आप क्या समझेंगे कि वो प्राकृत संख्या का एक सेट है। इसको हम समुच्चय वाले जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे भी पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या है, डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी जो है शॉर्टकट में बताते जा रहा हूं, क्योंकि इसको पहले भी आप लोग पढ़ चुके हो। तो जो है प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या होता है। ठीक, तो इसका जो सेट है किस प्रकार होगा, यहां 1 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 1 2 3 ये सब जितने भी आएंगे ये सब जो है प्राकृत संख्या कहलाएंगे। और उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या को हम लोग लिखते हैं W से, इसको अंग्रेजी में होल नंबर बोलते हैं, इसलिए W से शो किया जाता है, W से प्रदर्शित किया जाता है पूर्ण संख्या को। और पूर्ण देखो ना, ये गिनती के संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं। और पूर्ण कब होगा, जब इसमें 0 डाल देंगे, ये अधूरा है, इसको पूर्ण करने के लिए इसमें 0 डाल देंगे। तो जब 0 इसमें आ जाता है और साथ में ये तो रहेगा ही, तब ये क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर कहलाता है। इसके बाद देखिए पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या को जो है i से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटीजर या z से भी लिखते हैं, कई जगह z भी लिख देते हैं। ठीक है, तो जो पूर्णांक संख्या है उसको i या z से प्रदर्शित किया जाता है। और इसमें कैसे संख्या आते हैं, तो इनमें आते हैं माइनस वाले भी आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो इधर माइनस वाले होंगे, फिर -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 और इधर आगे जाएगा, मतलब इधर माइनस वाले जितने आएंगे वो सब, और फिर 0 और जितने भी प्लस वाले आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, पूर्णांक संख्या में आ जाएंगे।
अब पूर्णांक संख्या के बाद देखते हैं हम सम संख्या। सम संख्या, तो सम संख्या क्या होता है? सम संख्या मतलब इवन नंबर। इवन नंबर मतलब ई से शो कर देते हैं, प्रदर्शित किया जाता है। और ये क्या होते हैं? ऐसे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं। तो 2 से विभाजित कौन कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8 ये सब होंगे। तो ये जो सेट बनेगा ये क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। ठीक। और फिर आते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्या में क्या आते हैं? ऐसे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, और इसको अंग्रेजी में ऑड नंबर बोलते हैं, इसलिए इसको क्या प्रदर्शित करते हैं? ओ से प्रदर्शित कर देते हैं। और इसमें आते हैं 1, 3, 5, 7, जितने भी 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते वे सारे संख्याएं इसमें आ जाते हैं। ये तो हो गया विषम संख्या। अगर नोट करना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, और पॉज करने के बाद क्या कीजिए? नोट कीजिए, और उसके बाद नोट करने के बाद फिर से प्ले कीजिए। अब देखते हैं छठवां, ये नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं छठवां। तो छठवां देखते हैं हम भाज्य संख्या। तो इसमें ऐसे संख्याएं आएंगे जो खुद से और एक से विभाजित होते हैं, और उनके अलावा भी किसी और से विभाजित होते हैं, तो भाज्य संख्या कहलाते हैं। और भाज्य संख्या में जो है 4 से स्टार्ट होता है। 4, 6, 8 ये सब जो है भाज्य संख्या में कहता है। मतलब जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य कहलाएंगे। देखो अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होते हैं? अभाज्य संख्या क्या होते हैं? ऐसे संख्याएं होते हैं जो 1 से और खुद से 1 से और खुद से डिवाइड हो जाए, वो क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 3 को देखो ना, ये 1 से भाग चला जाएगा, ठीक है, 1 से भाग करेंगे पूर्ण रूप से मतलब भाग हो जाएगा, और 3 से खुद होगा, और उसके अलावा और तो किसी से पूर्ण भाग नहीं होगा। 2 से होगा क्या? 2 से नहीं हो पाएगा भाग पूर्ण रूप से। तो इसलिए जो है 3 अभाज्य संख्या हो जाएंगे। इसी प्रकार 2 भी अभाज्य हो जाएंगे। तो याद रखना, 1 को अभाज्य में शामिल नहीं किया जाता, 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 5, 7 ये जो मिलेंगे ये क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे। अब देखो 2, 3, 5 आ गया, 4 छूटा है, तो जो छूटा है वो इसमें आ जाएगा भाज्य में। और 1 को जो है भाज्य अभाज्य दोनों में नहीं रखा जाता, इतना याद रखना। ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या ऐसे संख्याएं होते हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और PQ क्या रहता है? PQ जो है इंटीजर रहता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक रहते हैं, ठीक है। तो P और Q जो है पूर्णांक रहते हैं, और Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड माने अपरिभाषित। मतलब हम किसी भी संख्या, जैसे मान लो P 10 है और 10/0 लिखेंगे, तो क्या इसको 0 से भाग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ऐसे संख्या ही नहीं हो सकता। इसलिए ये जो है अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित होता है, और इसलिए जो है Q जो है नीचे वाला जो हर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होता है? अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो संख्या परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे।
और इसका एक डिफिनेशन होता है, जैसे परिमेय संख्या में रिपीटेशन होता है, मतलब फिर से रिपीट होता है, जैसे 2.333 ऐसे आ रहा है, इसको परिमेय संख्या बोल सकते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या में जो है कोई भी ऐसे संख्या जो रिपीट ना हो जाए, जैसे 3, 1, 2, 4 ऐसे कुछ ना कुछ आते रहे, ये रिपीट ही ना हो जाए, तो ये सब क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। इन सबको अगर नहीं जानना है तो सीधा बात है, ये जानो आप कि जो परिमेय संख्या नहीं है वो क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। और इसका एग्जांपल होता है √2, √3, पाई, ये सब जो है अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अब देखते हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको हम जो है रियल नंबर भी बोलते हैं। तो R से शो करते हैं, रियल नंबर भी बोलते हैं, इसलिए R से शो करते हैं। और इसमें जो है ये सभी संख्याएं इसमें आ जाते हैं, सब के सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये होता है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब जो है इसके अंदर में आ जाएंगे। अब ये तो सेम टू सेम आपको दिख रहा है किसके जैसे? पूर्णांक संख्या जैसे। तो क्या पूर्णांक संख्या ही वास्तविक संख्या है? तो देखो डिफरेंस क्या है। पूर्णांक संख्या में जो है जो लिखा है वही सब रहते हैं, केवल 1, 2, 0, -1, -2, -3, ये सब पूर्णांक संख्या में रहेंगे। जबकि वास्तविक संख्या में क्या होता है, इसके अंदर में भी बहुत सारे संख्या होंगे, इन सब के अंदर में बहुत सारे संख्या होंगे। जैसे 0 से 1 के बीच में 0.1, 0.2 या 0.11, तो 0.112, 0.213, कुछ भी। तो इन दोनों के 0 और 1 के बीच में बहुत सारे संख्याएं हो सकते हैं अलग अलग। तो इन सब संख्याएं किसमें आ जाएंगे? वास्तविक संख्या। मतलब इन सब के बीच बीच में जो भी नंबर, जैसे 1 और 2 के बीच में कौन कौन से होंगे? 1 और 2 के बीच में 1.2, 1.3 या 1.21, 1.321, ऐसे बहुत सारे संख्या होंगे। मतलब अनंत संख्या मिलेंगे दोनों संख्या के बीच में। तो वे सब संख्या किसमें आ जाते हैं? वास्तविक संख्या में आ जाएंगे। तो ये जो सेट बनेगा वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। और घबराइए मत, ये जो है समुच्चय वाले पार्ट में और डिटेल से पढ़ेंगे, तो उस टाइम आपको और एक बार अच्छे से बताया जाएगा, उस समय और समझ सकते हो। और इसके बाद सम्मिश्र संख्या आता है, जिसके लिए आप अभी नहीं जानते, 10वीं बेस में 11वीं में ही सम्मिश्र संख्या बताया जाएगा, तो उसको जब चैप्टर में स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। तो संख्या पद्धति में इतना ही। और आप लोग को कुछ वर्क देता हूं, आप लोग को कुछ वर्क देता हूं। पहले तो आप सभी कम से कम 10 तक का टेबल मतलब पहाड़ा, 10 तक का टेबल कंठस्थ। जितना और ज्यादा करोगे वो अच्छी बात है, कम से कम 10 तक का टेबल तो आप लोग को पता ही होना चाहिए। तो अच्छे से, अगर नहीं भी आता होगा तो और अच्छे से उसको याद कीजिए। और कुछ सर्व समीका पढ़े हमने, 6वीं 7वीं पढ़ के आए होगी, तो कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूं, इनको याद करना। a प्लस बी का स्क्वायर क्या कहलाते हैं? ये सब सर्व समीका, सर्व समीका। तो a प्लस बी पहला लिख लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और होता है a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और होता है a प्लस बी और a माइनस बी हो तो क्या हो जाता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और करना चाहो क्यूब वाला मतलब त्रिघात वाला, वो भी कर लेना। इन तीनों को तो करना ही करना है। अब इसके बाद जो है सर्व समीका हो गया, ये लिख लेना आप पॉज करके वीडियो। तो ये 2 वर्क हो गया।
अब तीसरा वर्ग 10वीं के बुक में आपको पढ़ना होगा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है पढ़ के आए हो, इसको आप आज रिवाइज करोगे। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति क्या होता है जी? जिसमें हम त्रिभुजों के अध्ययन करते हैं, उनके गुण धर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। जिसमें आप पढ़ चुके हो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ये सब 10वीं पढ़े हो। टेन थीटा होता है, क्या होता है टेन थीटा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और इनका विलोम होता है भाई उल्टा, साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा, कर्ण बटे लंब, और इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है, ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये जो है आप पढ़ के आए हो 10वीं में, इसको आज रिवाइज करना। टेन थीटा क्या होता है, इसका उल्टा कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा मतलब इसके उल्टा हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये 6 हो गया। इन सबको पढ़ना अच्छे से आज और देखना इसके बारे में, और कुछ फार्मूला भी रहते हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो यूज होगा, उसको देखते हैं और इसको नोट करते चलिए अगर चाहो तो, या 10वीं के बुक में देखिए। और चलिए देखते हैं और कुछ फार्मूले। जैसे ये पढ़े हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये सब पढ़ के आए हो 10वीं में, इन सबको याद करना। और टेन थीटा का मान क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा का मान क्या होता है, उल्टा हो जाता है टेन के, तो ये उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो इतना देख के आना इसमें त्रिकोणमिति में 10वीं कक्षा के। अब इसके बाद जो है क्षेत्रमिति आप पढ़े हो। क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़े हो, क्षेत्रमिति में और ज्यामिति में द्विनिर्देशांक तीन निर्देशांक वाली पद्धति पढ़े होंगे। तो क्षेत्रमिति या ज्यामिति में जो पढ़े हो, क्या सरल रेखा पढ़े होंगे। सरल रेखा 2 डायमेंशनल होता है नहीं, द्विनिर्देशांक में सरल रेखा और त्रिभुज और चतुर्भुज और त्रिभुज चतुर्भुज, और क्या पढ़े हो वृत्त और चतुर्भुज के अंतर्गत आयत, ये सब पढ़े हो। और इसके बाद जो है 3 डायमेंशनल वाले में, त्रिनिर्देशांक वाले में गोला पढ़े हो, बेलन पढ़े हो, और प्रिज्म पढ़े हो, और शंकु पढ़े हो। तो इन सब का बहुत सारे फार्मूला पढ़े होंगे। इनमें क्या होता है, ये तो 2 डायमेंशनल वाले हैं, द्विविमीय वाले हैं, तो इनमें क्या होते हैं क्षेत्रफल होते हैं। ठीक है, तो सबका क्षेत्रफल पढ़े होंगे, भुजा कैसे होंगे और इनका जो है डायग्राम कैसे बनता है, इसको आप आज 10वीं के बुक में देखिए। और 3D वाले में गोला में इसमें क्या होगा जी, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका आयतन होगा, बेलन का भी होगा, और इन लोग का अलग अलग चित्र रहता है। ये जो है कितने फलक से मिलकर बना होता है, 5 फलक से, और बेलन एक ठोस का मुख्य पृष्ठ होता है और 2
साइड साइड में पृष्ठ होता है, 3 पृष्ठ से बना होता है। तो ये छोटे छोटे जो चीजें हैं वो आप आज 10वीं के बुक में अच्छे से देखिए, और जब भी कभी यूज होगा इसका 11वीं के बुक में उस टाइम आपको और बताया जाएगा। फिलहाल इतना कीजिए और एक काम कीजिए, ये तो हो गया क्षेत्रमिति या ज्यामिति के बारे में। और एक चीज देखना है आपको, निर्देशांक ज्यामिति में। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या देखोगे, निर्देशांक ज्यामिति में क्या देखोगे, आपने देखा होगा हम लोग 2 डायमेंशनल वाला पढ़े थे, द्विविमीय वाला 10वीं में। इस तरह से रहता है क्या, 2 अक्ष रहता है, एक्सिस। ये वाला एक्स और एक्स डैश लिखते हैं इसको, ये वाला वाई और वाई डैश लिखते हैं। इसमें क्या होता है, ये वाला मूल बिंदु होता है, ओरिजिन बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए ओ लिख देते हैं इसको। और ये वाला क्या होता है, धनात्मक होता है इधर, तो ये वाला इधर ऋणात्मक होता है। एक अक्ष में ये वाला धनात्मक, ये वाला ऋणात्मक, और वाई अक्ष में इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक होता है। और 2 विमीय वाला है तो इसमें क्या होता है, क्रमित युग्म होता है, क्या बोलते हैं, पेयर फॉर्म बोलते हैं। जैसे कोई संख्या है एक्स और वाई ऐसे लिख दिए पेयर फॉर्म में, क्रमित युग्म में, तो ये कहीं न कहीं बिलोंग करेगा इसमें, मतलब कहीं न कहीं ये प्रदर्शित कर सकते हैं इसको। तो एक समय इस प्रकार से काटे एक्स बिंदु को, और वाई मतलब वाई वाले को काट रहा है, चाहे वो ऋणात्मक जगह भी हो सकता है अगर ऋण हो तो, और धनात्मक भी होता है। तो ये सब आप पढ़े हो। तो इसमें क्या होता है, 4 चतुर्थांश बोलते हैं जिसको, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये वाला क्या कहलाता है, तीसरा चतुर्थांश, और ये वाला क्या कहलाता है, चौथा चतुर्थांश। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है चतुर्थांश होते हैं, 4 चतुर्थांश। तो यहां देखिए दोनों धनात्मक होते हैं, इस साइड अगर आ रहा है मतलब एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, धनात्मक। देखो ना इधर वाले कैसे रहेंगे, एक्स जो है धनात्मक वाला आएंगे, इधर कौन से वाले रहेंगे, वाई वाले धनात्मक, मतलब इसके बीच में दोनों धनात्मक रहेंगे, इसलिए दोनों धन धन। इधर वाला जाएंगे, देखो ना एक्स वाला क्या हो गया, ऋण हो गया, और वाई वाला तो धन ही है, तो ये यहाँ पे एक्स जो है ऋण हो गया और वाई क्या हो गया, धन हो गया। तो इस चतुर्थांश में ऐसे वाले मिलेंगे एलिमेंट या अवयव जो माइनस हो एक्स और वाई जो है प्लस हो। और इस वाले चतुर्थांश में कैसे वाले मिलेंगे, तो देखो एक्स क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, और वाई क्या हो गया, ये भी ऋणात्मक हो गया। तो इस वाले जो चतुर्थांश है इसमें केवल ऋण ऋण वाले मिलेंगे, दोनों ऋण ऋण हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं। और देखो चौथा चतुर्थांश में आएंगे, तो चौथा चतुर्थांश में जब आएंगे तो इसमें क्या होगा, देखो एक्स वाला जो है पॉजिटिव है, प्लस में है, और वाई वाला क्या है, निगेटिव है, माइनस में है। तो इसलिए जो है एक्स वाला प्लस हो जाएगा, वाई वाला निगेटिव। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है, सेकेंड चतुर्थांश में एक्स वाला माइनस होता है, वाई वाला प्लस होता है, थर्ड चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक हो जाते हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स वाला पॉजिटिव रहता है और वाई वाला निगेटिव। तो इन सब आप 10वीं में पढ़े हो, एक बार आप रिवाइज कीजिए, और जहां यूज होगा मैं और बताऊंगा, जहां 11th में यूज होगा वहां और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल जानिए इसको। तो कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट, टेलीग्राम या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक में और वीडियो बनाएंगे। और अपने दोस्तों को ही बताइए कि मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो गया है, और डेली अटेंड कीजिए, रोज का लेक्चर रोज सुनिए, एक दिन में क्या है ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए डेली का वीडियो डेली सुनोगे तो अच्छी बात है। और नोट करना चाहते हो तो पॉज कर लेना वीडियो को और नोट कर लेना, फिर प्ले करना। ये मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।